बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर बात करेंगे इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड और इटली के इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम और अच्छी खबर। इंग्लैंड में बेनिफिट्स के बारे में कुछ अहम खबर जिससे आपको इतला करूँगा। कुछ फ़ायदे हैं जो आप बर वक्त उठा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद किसी मुल्क के विज़िट वीज़े के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आए हैं, जिस पे तफसीली बात करेंगे कि अगर आप किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसको अपने मामलात को और अपने डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह तैयार करना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट ख़ास तौर पे कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जो सबसे बेहतर और अहम एक्टिविटी ये सामने आई है, जो कि बेहतर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर अमकानात वहाँ पे पैदा हुए हैं, वो ये हैं कि इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में दूसरे मालिक की तरह, जिस तरह इंग्लैंड में, नॉर्वे में, जर्मनी में और बाकी ममालिक में भी शॉर्टेज है वर्कर्स की, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत बड़े लेवल पे वर्कर्स की शॉर्टेज जो है वो सामने आई है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में है। ना सिर्फ आपसे बल्कि उस वक्त से जब बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो थे वो प्रोग्रेसिव कंट्री में थे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड उस वक्त भी तरक्की याफ्ता मुल्क था। इसमें जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे सर्विसेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें होटलिंग, रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ बैंक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ़ाल है और आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फ़ाल है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती रहती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लेबर की भी काफ़ी ज़्यादा शार्टेज है, जो कि नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा शार्टेज रहती है, सेम लाइक जिस तरह अब इंग्लैंड और नॉर्वे में और जर्मनी में है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इस तमाम सूरत हाल को देख के स्विट्ज़रलैंड ने एक अहम फ़ैसला किया और ऐलान किया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करने, उनके लिए पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी काम करने की, लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड की तरफ से वर्कर शार्टेज होने की वजह से उन्होंने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट किया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्विट्ज़रलैंड में आते हैं या आएंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर वो किसी ऐसे कोर्स में आते हैं जिसमें उनको जो है वहाँ पे स्टडी करनी होती है, पहले ये था कि आप सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जॉब कर सकते थे, लेकिन अब उनको आज़ादी होगी कि वो किसी भी फील्ड में जॉब कर सकेंगे। इसके साथ साथ पहले उनको कम आवर्स की जो इजाज़त थी उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाएगा, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में आके अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो है वो काम भी कर सकें। यहाँ पे उन्होंने कुछ निगरानियाँ भी लगाई हैं, जिसमें यह है कि ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी करने की बजाय जो है वो अपनी अर्निंग के पीछे लग जाएं। उसके लिए भी हुकूमत ने कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं, जिसके अंदर रहते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्विट्ज़रलैंड में काम कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्विट्ज़रलैंड में आना चाहते हैं और सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क अलाउ नहीं है जिस तरह दूसरे मालिक में वर्क अलाउ है, तो अब उनके लिए ये परेशानी ख़त्म होने जा रही है। अब उनके लिए वर्क अलाउ है सेम लाइक दूसरे ममालिक की तरह। इटली से इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। इटली जो है इस खत्े में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को कबूल करने वाला मुल्क है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इटली इस खत्े में सबसे ज़्यादा मतनाज़ा इमिग्रेंट्स के कवानीन वाला मुल्क है। उसकी ये वजह है कि इटली में तकरीबन आधी से ज़्यादा जमातें ऐसी हैं जो कि इमिग्रेंट्स के फेवर में हैं और कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं, जिसमें बर्लस्कोनी, इसके साथ साथ सल्वीनी एक नाम है। ये दोनों पार्टीज़ के सरबराह जो हैं ये इमिग्रेंट्स के सख्त ख़िलाफ़ हैं और ये चाहते हैं कि इटली में इमिग्रेंट्स की आमद ना हो। अगर आए भी तो कोई सख्त तरीन पैरामीटर्स बनाए जाएँ जिसके तहत इमिग्रेंट्स को रखा जाए इटली में। असल में ये दोनों जमातें जो हैं एक एक मरतबा बरसर इक़्तिदार रह चुकी हैं। एक जमात जो थी बर्लस्कोनी की वो सेंट्रल हुकूमत में, और दूसरी जमात जो थी वो इत्तेहादी हुकूमत के तौर पे उनके पास अच्छी खासी और अहम वजारतें थीं। यही वजह है कि दोनों जमातें जब इटली पे हुक्मरान रही हैं
तो इंतहाई बुरे हालात में इटली के दिन कुछ गुजरे हैं, ख़ास तौर पे माशी तौर पे, क्योंकि जब वर्कर्स की शार्टेज होती थी ये इमिग्रेंट्स को रखने की इजाज़त नहीं देते थे, तो जिसकी वजह से इटली में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाता था, ख़ास तौर पे सीजनल वर्क परमिट जो जिसमें ज़राअत का काम है। तो इसी वजह से लोगों को इनके काफ़ी ज़्यादा जो मामला थे वो अच्छे नहीं लगे। इसके साथ साथ ये करप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मुलव्वस पाई गई। यही वजह है कि जब भी कोई अच्छी हुकूमत जो कि इमिग्रेंट्स दोस्त आती है वो की कानून बनाती है, तो उसके बाद जब इस हुकूमत का दौर आता है या किसी भी हुकूमत के ये इत्तेहादी बनते हैं जैसे आप बने हुए हैं, तो ये उन तमाम कवानीन को रोकने की कोशिश करते हैं जो इनसे पिछली हुकूमत ने अच्छे कवानीन इमिग्रेंट्स के लिए बनाए होते हैं। जैसे कि अब उन्होंने इमिग्रेशन का कानून बनाया था और सीजनल वर्क परमिट में लोगों को बाहर से बुलवाने का कानून बनाया था, लेकिन जब से ये नई हुकूमत बनी है जमात की जिसमें ये भी शामिल है, तो तब से ना तो सीजनल वर्क परमिट का कोई भी खैर खबर है और ना ही इमिग्रेशन का उस तरह से काम हो रहा है जिस तरह पहले पुरानी हुकूमत में हो रहा था। इसी वजह से अब आने वाले वक्त में नए सर्विस किए गए हैं कि ऐसा ना हो कि ये जमातें दोबारा बरसे इक़्तिदार आएँ और नए मसले मसाइल खड़े करें। तो उनके लिए उन्होंने पूरी इटली में एक सर्वे किया है, जिस सर्वे में ये पता करने की कोशिश किया कि ये जमातें कितनी मकबूल हैं। ये जो जमातें हैं ये इंतहाई कम तादाद में मकबूल हैं। इन जमातों की जो रेशो है कबूलियत की वो इंतहाई कम है। इससे ये साबित होता है कि आने वाले इलेक्शंस में ये जमातें अच्छे खासे वोट नहीं ले सकेंगे। फ़िलहाल जो सिचुएशन इटली में चल रही है, अगर इस कंडीशन में इलेक्शन होते हैं तो ये दोनों जमातें जो इमिग्रेंट्स मुखालफ हैं ये हार जाएंगी और इनके चांसेस बिल्कुल भी मादूम है कि ये दोबारा से बरसे इक़्तिदार में आएंगी। ये इसी तरह से रहेंगी, किसी न किसी पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगी जिसमें इनको चंद एक वजारतें तो मिल सकती हैं, लेकिन ये सेंटर हुकूमत में कामयाब नहीं होंगे। इंग्लैंड में बेनिफिट्स के बारे में एक अहम ख़बर है। इंग्लैंड में मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि काफ़ी लोग जो नए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अपनी फैमिलीज़ को लेके जा रहे हैं, जिनको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिला है, अब वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं जहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले जो है, जब आप यूके में शिफ्ट हो जाते हैं, आपके बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपने एक अहम काम करना है। आपने जिस एरिया में शिफ्ट होना है वहाँ पे अपने जॉब सेंटर में जाना है। जॉब सेंटर में जाने के बाद अपने आप को लिखवाना है कि आप जॉब तलाश कर रहे हैं। जॉब तलाश करने के दौरान ही आपको यूनिवर्सल क्रेडिट नाम के बेनिफिट्स का आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा कि आप जॉब तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा कि आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है जॉब सेंटर में, तो आपके लिए नई फैसिलिटीज़ खुल जाएंगी, आपके बच्चों के लिए नए बेनिफिट्स खुल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ लोग जिनके 3 बच्चे हैं और वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और रह रहे हैं, पहले उनको इल्म नहीं था, उनको गाइड उनके दोस्तों ने किया और उसके बाद अब उनको जो पहले महीने के बेनिफिट्स मिले हैं जो कि यूनिवर्सल क्रेडिट के नाम से मिले हैं, वो तकरीबन 1700 पाउंड से कुछ ज़्यादा पाउंड है। ठीक है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि आपको बेरोज़गारी के दौरान, या आप जॉब भी करते हैं और आपकी वाइफ जॉब नहीं करती, बच्चे संभालती है, हाउस वाइफ है, या आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 3 बच्चों को या 2 बच्चों को या 4 बच्चों को पाल सकें, तो उसमें हुकूमत आपको एक बेनिफिट देती है जिसका नाम है यूनिवर्सल क्रेडिट। वो बेनिफिट आप लेने के एलिजिबल है। बहुत सारी फैमिली से लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, या वो अपनी नई कम्युनिटी में जाके अटैच अभी तक नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा की वाकफ़ नहीं है उनके। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं इसके बारे में। बाकी जो फैमिली के बेनिफिट्स हैं वो सेपरेट हैं, जो कि हम ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र कर चुके हैं। अब किसी भी मुल्क के विज़िट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, काफ़ी लोगों की तरफ से ये क्वेश्चनिंग आई है। इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट से इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं कि उनका वीज़ा जो है शक व शुबात में पड़ जाता है। ख़ास तौर पे वो आपसे पूछते हैं कि ये बताया जाए कि ये जो इतनी ज़्यादा रकम है ये कहाँ से आई। उसके बाद जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट इतनी भी कम नहीं रखनी कि आप जो एक्सपेंस करने का आपने लिखा है आपने बैंक स्टेटमेंट में, या अपने विज़िट में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 यूरो की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपके 1500 यूरो पड़े हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है।
तीसरी सबसे अहम बात कि यकदम किसी जगह से इतनी बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में ना रखवाएं कि उनको शक गुजरे कि आपने वीज़ा लगवाने के लिए ये काम किया है। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ मालिक के वीज़ों के लिए अलहदा तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस में बातें आई हैं वो ये हैं कि जिन लोगों के वीज़े लगे हैं कनाडा के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, जापान के, ये मैं ख़ुद जानता हूँ ज़ाती तौर पे जिन लोगों के लगे हैं, उनकी 2500 यूरो से 3500 यूरो के दरमियान बैंक स्टेटमेंट थी। होटल बुकिंग आपने करवानी है, एयर टिकट लेनी है, रिलेटिव शो नहीं करना कि वहाँ पे है, आपका एज अ टूरिस्ट नॉर्मल शो करना है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 2500 से 3500 के दरमियान हो, बाकी आपके डॉक्यूमेंट जो लवाजमात हैं वो पूरे हों, तो इंशाल्लाह ताला वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।